अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेक्चर हमारे पास है, टॉपिक है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग है क्या बेसिकली? प्रोग्रामिंग प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक ऐसी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करवाते हैं। तो जो कि किस फॉर्म में आता है आपके पास? इंफॉर्मेशन। यानी कि आपके पास अगर डाटा है, हमने क्या किया यहाँ पे, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की। इन इंस्ट्रक्शन ने क्या करना है? इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली हमारा काम है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। और इसी इसमें जैसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज आप बात कर रहे हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। और प्रोग्रामिंग को मोस्टली यानी कि हम लोग एज अ समटाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम टर्म यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास इसमें कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट वे में हम लोग फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या है, यानी कि डिफरेंट किस्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं हमारी एप्लीकेशन, ताकि हम लोग एक रिलायबिलिटी के साथ एक एफिशिएंटली अपना काम जो है वो कर सके। अब इसमें हमारे पास होता क्या है बेसिकली, कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने एप्लीकेशन, जो कोई भी एप्लीकेशन आपने बनानी है एक सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन में, ठीक है। और आपके पास जो अप्रोच है वो आपकी, उसका स्कोप है, उसकी मेंटेनेंस है, ईच एंड एवरीथिंग को आप माइंड में रखते हैं। तो प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस अगर हम देखते हैं, तो प्रोग्रामिंग के प्रोसेस में यहाँ पे हम लोग बेसिकली उसको डिवाइड करेंगे 5 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है क्लैरिफाई। आपने क्या क्लैरिफाई करना है, या फिर आपने डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब क्लैरिफाई करते वक्त इसमें, इसी में क्लैरिफिकेशन में ही आपके कुछ मिनी स्टेप्स हैं जिनको, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला है क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके अलावा एंड यूजर्स, कि आपने यूजर्स और ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना है, कि आप जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो वो, उसकी आपके उसमें यूजर्स कौन कौन से होंगे, और आप वो प्रोग्राम किस पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हैं, उसकी नीड्स क्या है। यानी कि इसको सिंपल वे में हम कहते हैं कि आपका बेसिकली ये जो स्टेप है, इसको सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए होगा, यानी कि आपके पास यही कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बताने जा रहे हैं, व्हाट यू वांट, यानी कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हु आर द यूजर्स, और इसके यूजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के यूजर्स कौन कौन से हैं, आप क्या इसमें बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, कि क्या वो आपके लोग जो हैं जिन्होंने यूज करना है, विल दे पीपल जो आपके पास है वो क्या है, इनसाइड द कंपनी। यानी कि आपने ये भी डिसाइड करना है क्या वो कंपनी के अंदर, यानी कि उस बिजनेस के अंदर है पीपल जिन्होंने, विल द पीपल इन साइड द कंपनी, ठीक है, कंपनी के अंदर के लोग हैं। या फिर आप कहते हैं आउटसाइड के लोग हैं जिन्होंने इसको यूज करना है। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, जैसे आपकी ई कॉमर्स है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन परचेज करने के लिए यूज करते हैं आउटसाइड द कंपनी।
अगर हम कहते हैं कि कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर बना हो या किसी इंडस्ट्री में है, तो उसको विद इन द इंडस्ट्री वहीं पे यूज हो रहा है, तो विद इन द कंपनी यूज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास यानी कि किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स जो है वो आपका प्रोग्राम लेके आएगा, यानी कि क्या स्किल्स उसकी वजह से आएंगी। अब इसी तरह नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, ये तो था कि क्लैरिफाई, आपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करना है, आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे। और सेकंड हमारे पास क्या है नंबर 2 पे, कि आपके पास डिजायर्ड आउटपुट क्या है, उसमें यानी कि आपने क्लैरिफाई करना है कि आपके पास डिजायर्ड आउटपुट यानी कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अब बनाना क्या चाह रहे से मुराद क्या है कि सिस्टम जब आपका डिजाइन होगा तो आपके उस सिस्टम से आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। और किस तरह की आपको उसके लिए हार्ड कॉपीज आपको रिक्वायर्ड होंगी जब आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, आउटपुट आपको क्या उसकी मिलेगी। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये है कि आपके पास यानी कि इंफॉर्मेशन जो उसमें एज अ आउटपुट आ रही है, एक तो वो हमारे पास हो गई, और आप क्या बनाने चाह रहे हैं, आपकी आउटपुट क्या है बेसिकली, यानी कि जो प्रोसेस होगा उसमें आप डाटा इन करोगे तो आपके पास क्या क्या उसमें आउटकम्स रिक्वायर्ड है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है, नंबर थर्ड पे आपने क्लैरिफाई करना है डिजायर्ड इनपुट, यानी कि मेक इंश्योर करवाना है, मेक इंश्योर आपने करना है कि आपके पास जो डाटा इनपुट है वो व्हाट काइंड ऑफ डाटा, आप किस तरह का डाटा उसमें इनपुट करेंगे। ठीक है। और किस फॉर्म में वो आपके पास यानी कि वो डाटा अपीयर होगा, वो डाटा के सोर्सेज कौन से होंगे, वो कहाँ से आपके पास डाटा आएगा। अब जैसे सपोज आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं कि आपके पास इनपुट, तो इनपुट हमने कहा जी हमारे पास जितने भी आर्टिकल्स है, अगर सपोज कोई फैब्रिक का है, कोई ड्रेस सेल्स का है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आर्टिकल्स आपके पास कौन कौन से होंगे और कहाँ से आपके पास वो सोर्स आएगा, आपने वो डाटा लेना कहाँ से है। ठीक है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट स्टेप इसमें है, आपके पास नंबर 4 पे क्लैरिफाई द, क्या क्लैरिफाई करना, प्रोसेसिंग, प्रोसेस आपका क्या है। अब ये वो प्रोसेस है जो आपका इनपुट से लेकर आउटपुट तक आएगा, यानी कि जो डाटा आपने एंटर करना है उसके बाद आपके पास आउटपुट क्या आएगी, इन बिटवीन जो आपके पास प्रोसेस हो रहा है वो उसमें डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस आ जाएंगी, डिफरेंट किस्म की लॉजिक आ जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के आपके प्रोसेस उस सिस्टम के अंदर जो यूज हो रहे होंगे। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास इसमें है, नंबर 5 पे, कि आपने क्या करना है, उसको चेक करना है, फिजिबिलिटी को, चेक द फिजिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आप अगर उसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपने उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है क्या कि आपका वो प्रोग्राम जो है वो फिजिबल भी है। ठीक है। आपने उसको विद इन द बजट उसको डेवलप किया है, क्या आप उसको विद इन द बजट डेवलप करेंगे, आपको कितना स्टाफ उसके लिए हायर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा कितना टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कितना टाइम उसको कंप्लीट करने में लगेगा, क्योंकि अगर टाइम इंक्रीज हो गया आपका तो इट मींस कि वो भी आपके लिए कॉस्टिंग इंक्रीज हो रही है, और वो आपके लिए एक लॉस हो रहा है। फिर नंबर 6 पे आपके पास लास्ट वन जो है वो आपके पास है डॉक्यूमेंट द एनालिसिस। अब डॉक्यूमेंट द एनालिसिस की बात हम जब करेंगे तो इट मींस कि आपके पास जो सिस्टम आपने एनालाइज किया है उसको आपने डॉक्यूमेंट किस तरह करना है। ठीक है। आपके पास यानी कि प्रोग्रामर्स के पास अगर तो डॉक्यूमेंट सारे होंगे प्रॉपर, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि प्रोसेस फ्लो उसके पास है। ठीक है। प्रोसेस फ्लो से क्या बनेगा, उसकी फ्लो डायग्राम्स बनेगी, उसकी टेक्निकल स्पेक्स बनेंगे, फिर उसी बेस पे उसकी डेटाबेस बनेगी। ठीक है।
तो आपके पास प्रोसेस फ्लो उसका क्या है कि आपने फिर आप उसको डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है इसमें, नंबर 2। सेकंड स्टेप हमारे पास है डिजाइन द प्रोग्राम, कि आपने उस प्रोग्राम को डिजाइन कैसे करना है। अब डिजाइनिंग की जब आप बात कर रहे हैं कि आपने प्रोग्राम को डिजाइन कैसे करना है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जहन में आता है कि आपको एक एल्गोरिदम आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, यानी कि स्टेप्स हैं आपके, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपने उस अपने सिस्टम को कैसे आपने डिजाइन करना है, उसके लिए आपने सारे के सारे स्टेप्स आपने डिफाइन करनी है। ठीक है, उसका ब्रेकअप देना है, उस डिजाइनिंग के लिए कैसे ब्रेकअप देना है, कि अगर हम कहते हैं हमारा 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो उस 6 मंथ में हमने वीकली और डेली बेसिस पे डिवीजन करना होगी, कि हमने डिवीजन के मुताबिक डेली बेसिस पे कितना काम करना है, वीकली बेसिस पे कितना काम करना है। ठीक है, तो हमने उसको ब्रेकअप कैसे करना है। ठीक है, अब उसमें ब्रेकअप जो हमारे पास डिफरेंट वे में हो सकता है, हम लोग उसको टॉप डाउन अप्रोच के साथ भी लेके चल सकते हैं, हम लोग उसको मॉड्यूलर अप्रोच के साथ भी ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। टॉप डाउन मीन कि आपने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप उसको लेके चलते रहेंगे, और मॉड्यूलर अप्रोच में क्या होगा कि आपने अपना जो प्रोग्राम है, अपना सॉफ्टवेयर है, आपने उसके मॉड्यूल्स डिफाइन कर दिए, डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट स्टेजेस जो है उनको आप इकट्ठे भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसमें मॉड्यूल मॉड्यूलराइजेशन भी हो गई हमारे पास, और उसके बाद हमने कहा टॉप डाउन स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो कोड द प्रोग्राम। कोड द प्रोग्राम में क्या है कि आपने प्रोग्राम की कोडिंग कैसे करनी है। अब जब कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग में हमारे पास फिर क्या होता है कि हमने सूडो कोड यूज करना है। ठीक है, हमने फ्लो चार्ट बनाने हैं। अब इसमें सूडो कोड यानी कि क्यों, देखें एक सिंपल आप कह लें कि सूडो कोड हमारे पास बेसिकली है क्या। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास आउटलाइन क्या है। ठीक है, जो भी आपके पास यानी कि समरी क्या, आउटलाइन क्या है, वो आपने डिफाइन करनी है। उसके बाद उसका फ्लो, यानी कि आपका डाटा किस तरह से फ्लो होना है, कौन कौन से डिसीजन आने हैं, उसमें आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप के अंदर पहला स्टेप हमारे पास ये है कि आपने क्या करना है, आपने एक कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है, किसके लिए, कोडिंग के लिए। अब हाई लेवल लैंग्वेज की जब बात करेंगे, आप सी कर लें, आप सी प्लस प्लस कर लें, आप जावा कर लें, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है मोस्ट पॉपुलर जो यूज हो रही है, आप उनको यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या कि आपने आपने प्रॉपरली यानी कि इस कोड को उसके सिंटैक्स के मुताबिक लिखना है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम सिंटैक्स, सिंटैक्स का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। जिस तरह से सिंटैक्स बेसिकली क्या है, उस लैंग्वेज के रूल्स है। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश आपने सेंटेंसेस वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए आप ग्रामर, उसके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। इसी तरह से ये किसी भी लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है जो सिंटैक्स कहलाती है। ठीक है, कि उसके रूल्स को आपने किस तरह से, यानी कि स्टेटमेंट्स को लिखना किस तरह से है, उसका फॉर्मेट होगा आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होगी जो सिंटैक्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, सॉरी फोर्थ स्टेप हमारे पास जो है वो है टेस्ट द प्रोग्राम। अब जो कोड लिख ली है, प्रोग्राम आपने बना ली है, अब आपने क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हम रन करते हैं, फिर रियल वर्ल्ड का डाटा हम उसमें डाल के उसको चेक कर सकते हैं, यानी कि उसमें इनपुट करके इसमें डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग हो गई है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने डेस्क चेकिंग परफॉर्म करनी है। अब डेस्क चेकिंग क्या है,
टेस्ट चेकिंग सिंपल इसी तरह से कि जैसे आपने अगर कोई स्टूडेंट है उसने एग्जाम में पेपर हल किया है तो वो क्या करता है उस पेपर को एक दफा बैठ के सारा थॉरोली पढ़ता है, रीडिंग करता है उसकी कि उसमें कोई उसने मिस्टेक तो नहीं किया। कि इसी तरह से जो प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, जो टेस्टिंग होगी वो टेस्टिंग में क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि इसमें कोई उसने लॉजिकली या फिर कोई उसने एरर तो नहीं उसने इसमें रह गया जिसकी वजह से कोई उसमें प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन क्या है, डीबग। अब डीबग करना है आपने अपने प्रोग्राम को। डीबग क्या है कि आपने डिटेक्ट करने हैं एरर्स, जितनी मिस्टेक है उनको डिटेक्ट करनी है। आपके पास वो सिंटैक्स एरर हो सकते हैं, आपके पास वो लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, उन सबको आपने क्या करना है, रिमूव करना है। और तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, उसमें रियल वर्ल्ड का डाटा जो है वो इनपुट करके उसको टेस्ट करना है। तो ये तीन किस्म के टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे इस टेस्टिंग के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो बेटर परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। इसमें अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसी तरह रियल वर्ल्ड डाटा है, इसको हम बीटा टेस्टिंग भी बात का बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बीटा टेस्टिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है, फिफ्थ, वो हमारे पास है डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन द प्रोग्राम, यानी कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। देखिए डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटेनेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हमारे पास दो किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होगी। एक तो यूजर डॉक्यूमेंट होगी। यूजर डॉक्यूमेंटेशन कौन सी है, यानी कि जो प्रोग्राम बनाया है तो आपने यूजर जिसने यूज करना है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपने क्रिएट की है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर लेके आते हो या कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो साथ आपके उसमें रीडमी की फाइल मिलती है या फिर आपके पास बुकलेट आता है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है, इसको यूज किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो है ऑपरेटर डॉक्यूमेंट। ऑपरेटर डॉक्यूमेंट क्या है, ऑपरेटर डॉक्यूमेंट बेसिकली वही जो मैं आपको अभी बता रहा था कि आपने उसको उसका ऑपरेशन कैसे करना है, यानी कि उसमें उस प्रोग्राम को आपने सिस्टम के ऊपर कैसे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने रन कैसे करना है। और इसी तरह से हमारे पास क्या है, प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी। नंबर 4 स्टेप पे आपके पास क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम, कि आपने उसको मेंटेन कैसे करना है। अब मेंटेनेंस की जब आप बात करते हैं तो मेंटेनेंस में क्या है कि आपके पास यानी कि उसने एक तो आपने उसको एरर फ्री करना है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में। फिर आपने उसको अप टू डेट रखना है, आपने उसमें डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट चेक करनी है, रिप्लेसमेंट चेक करनी है, अगर रिपेयर करना है तो वो, फिर उसके डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे पास इसी में एक थोड़ा सा यानी कि पोर्शन है छोटा सा जिसमें को हम इसी में कवर करेंगे, वो हमारे पास है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनकी जनरेशंस। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है। शुरू में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आई जो कि बहुत ही कलरफुल, जिसके नेम थे जैसे स्नोबल हो गई, एक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 1000 से भी बल्कि बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस इस वक्त डेवलप हो चुकी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखना होता है कि हमारे पास यानी कि आपको जो प्रॉब्लम के लिए अपने प्रॉब्लम कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, उसको हमने यूज करना है। और कॉमनली यानी कि हमारी लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है उसको हमने देखना होता है। तो हमारे पास जो जनरेशन है उसमें सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन हमारे पास है वो मशीन लैंग्वेज है। अब मशीन लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो नियर टू सिस्टम है और डिफिकल्ट फॉर यूजर है। यानी कि जैसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज है, तो बाइनरी लैंग्वेज जो है वो आपकी मशीन लैंग्वेज है।
ठीक है। इसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे पास आई है वो असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया, इसमें डिफरेंट किस्म के कोड यूज कर लिए गए, ठीक है। उन कोड्स के थ्रू हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को रन करना शुरू हमने कर दिया। यानी कि जैसे छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने एडिशन करनी है तो उसके लिए ऐड एज अ कोड यूज किया गया, और आगे आपने इंस्ट्रक्शन यानी कि देनी है कि आपने किसको किसको ऐड करना है। ये बेसिकली हम रजिस्टर इसमें यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास फिर नंबर 3 पे हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने यूज की, इसमें यानी कि आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं, कुछ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आती हैं, या फिर हमारे पास कौन सी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो आजकल मोस्ट कॉमन है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो एक ही प्रोसीजर में यानी कि सिस्टमैटिकली चल रही है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस हैं, उस ऑब्जेक्ट के आप कह लेंगे प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमने यूज करना है। तो उसी ऑब्जेक्ट को हम बार बार हम डिफरेंट यानी कि अपने एज अ मॉड्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोग्राम में यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे हम जैसे हमने क्लास डिफाइन करवा ली उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, उसमें हमारे पास है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब वेरी हाई लेवल लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड कुछ लैंग्वेजेस हमने यूज की है। इसी तरह हमारे पास नंबर 5th जनरेशन, सॉरी नंबर 5th पे जो हमारे पास जनरेशन है वो नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो नेचुरल लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ। इसमें आप देखिएगा कि अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई आईटी से रिलेटेड कोई चीज़, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।